नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे एक चमत्कार की, और यह चमत्कार हुआ है कि देश में डीजल के दाम पहली बार पेट्रोल से आगे निकल गए हैं। अब सवाल है कि इस चमत्कार को किस तरह से नमस्कार कहा जाए। क्या इस पर खुश हुआ जाए या फिर दुखी हुआ जाए। हमें यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि जिस डीजल की गाड़ियों को लोग इसलिए खरीदते हैं कि डीजल कम कीमत पे मिलता है, वो महंगा हो गया है। किसानों को कितनी परेशानी हो सकती है हम सोच सकते हैं, क्योंकि आज बिना डीजल के शायद खेती मुमकिन नहीं रह गई है। मालवाहक यानी जितने ट्रक्स हैं उसमें भी डीजल का इस्तेमाल होता है, यानी महंगाई बढ़ाता है। इसके बावजूद आखिर ये कैसे हुआ और सरकार ये अत्याचार क्यों कर रही है। दिल्ली में जो ताज़ा रेट हैं वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली में डीजल 79 रुपये 88 पैसे और पेट्रोल 79 रुपये 66 पैसे, यानी आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो 22 रनों से मात दे दी है डीजल ने पेट्रोल को। और 18 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें 18 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं। 18 दिनों में तो महाभारत भी खत्म हो गई थी। पता नहीं ये अभी सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन इसकी कीमत देश के आम आवाम को देनी पड़ रही है। उसकी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं या मुश्किल में आ गई हैं, और यह तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महज 40 रुपए के लगभग डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है। आप याद करिए 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह इस देश में प्रधानमंत्री थे तो 130 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तब भी 70, 71, 69, 68 इस तरह से पेट्रोल मिल जाता था, जो अब लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आखिर सरकार ये अत्याचार इस देश की जनता पर क्यों कर रही है। क्या उसका एकमात्र मकसद इस कोरोना काल में अपना खजाना पेट्रोल के जरिए भर लेना है? क्योंकि पेट्रोल कम कीमत पे, डीजल कम कीमत पे खरीदिए और फिर उसे तिगुने दाम पर बेच दीजिए। इसका तो एकमात्र यही मतलब होता है। जो काम कल साहूकार कल तक किया करते थे, मुनाफाखोर किया करते थे, आज उनकी जगह सरकार ले रही है। क्या ये बात सच है जो आरोप लग रहे हैं? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वीएम सिंह हैं, किसान नेता, मशहूर किसान नेता, प्रोफेसर वी उपाध्याय अर्थशास्त्री, टिकेंद्र सिंह जो सीपीएम के नेता हैं, और साथ में अशोक ठाकुर जो दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा जो बीजेपी का है उसके प्रभारी हैं। शुरुआत करते हैं अशोक ठाकुर जी। अशोक ठाकुर जी, आपकी सरकार के इस उपलब्धि पर कि डीजल ने पेट्रोल को मात दे दी है, जनता सर पीटे या ताली पीटे, आप ही बताइए। देखिए, सबसे पहले तो डीजल के दाम अगर पेट्रोल से ज़्यादा है तो केवल दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार ने एक मुश्त जो 8 रुपये डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया था, ये उसी का परिणाम है। अन्यथा पूरे देश भर में डीजल के दाम पेट्रोल से कम है अभी भी। ये डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा अगर दिल्ली में हो रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना तो ये गलत है। मैं समझता हूँ इसको नोट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम की बात करें तो मनमोहन सरकार जो अब उसको 6 साल हो चुके हैं गए हुए, उसके भी बहुत पहले के कार्यकाल में 83 रुपये तक जो है वो पेट्रोल के दाम गए थे। आज भी पेट्रोल के दाम जो है, आज से 10 साल पहले जो मनमोहन सरकार के जो टाइम का पेट्रोल के दाम थे उससे आज भी कम है। तो जबकि अगर हम मनमोहन सरकार के, अटल सरकार और उससे पहले नरसिम्हा सरकार के और देवगौड़ा सरकार के बीच की बात करें। अशोक जी आपको एक तथ्य मैंने बोला था जो आप भूल गए हैं। वो ये तथ्य था कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में 130 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था। आज की तरह 40 डॉलर प्रति बैरल नहीं है, इस बात को मत भूलिए। दूसरा, जब आपने ये बात कहा है कि सिर्फ दिल्ली में है, तो ये मत भूलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही 5 मई को आपने, यानी केंद्र सरकार ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 13 रुपए। अभी भी जो पूरी कीमत है उसमें 50 रुपए करीब टैक्स में जाते हैं, और केंद्र की एक्साइज ड्यूटी वैट से जो राज्य लगाते कहीं ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली या राज्य सरकार ने नहीं लगाया, लेकिन ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने नहीं लगाया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रतिशत देखेंगे, बिल्कुल पूरी करिए, लेकिन फैक्ट नरसिम्हा सरकार से और
देवगौड़ा सरकार के बीच में जो दाम बढ़े थे उसकी परसेंटेज देखेंगे, अटल सरकार से मनमोहन सरकार के समय में जो दाम बढ़े थे उसकी परसेंटेज देखेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि नरेंद्र मोदी एक से दूसरी में अभी तक पेट्रोल के दाम उस स्तर से कम है जो मनमोहन सरकार के प्रथम कार्यकाल में थे। तो मेरा ये, मैं केवल ये देश के अंदर अशोक जी ठीक है, आपका कहना है कि सब लोग पहले से बेहतर है, आप कह रहे हैं पहले से बेहतर है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जरा पिछले दिनों जब आप सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो उस समय अपने ही नेताओं का जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके जरा आप बयान सुन लीजिएगा। सब सोशल मीडिया में इस समय चल रहा है। बहरहाल हम दोबारा आपके पास आएंगे ये बात समझने के लिए। वीएम सिंह जी, ये जिस तरह से डीजल, जिस तरह से अशोक जी अगर आप ही बोलते रहेंगे तो और लोगों को मौका नहीं मिलेगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वीएम सिंह जी, आप किसान नेता हैं, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते हैं। आप ये बताइए कि डीजल के दाम बढ़ना ये सिर्फ दाम बढ़ने का मसला है या फिर सरकार की प्राथमिकताओं का भी मसला है? और अगर दिल्ली के बाहर डीजल के दाम कम है पेट्रोल से तो कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, रुपए 2 रुपए का फर्क बचा है। यानी कुल मिला के सरकार की नीतियां, उसकी प्राथमिकताएं, क्या इस समय कच्चा तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पे मिल रहा है उससे मुनाफा कमाना है और लोगों की परेशानियों का उसको कोई एहसास नहीं है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपका कोई और तर्क है? बहुत सीधी बात है। कोरोना की महामारी के बाद अगर देश बैसाखी ढूंढ रहा है तो केवल कृषि से, कृषि उत्पाद से, कि आपकी जीडीपी को संभालने के लिए केवल कृषि संभालेगा। और आपने क्या किया है? अभी एमएसपी डिक्लेयर करिए 1 जून को आने वाली खरीफ क्रॉप के लिए, और उस क्रॉप के अंदर आपने क्या कर दिया है? अभी 15-16% आपने बढ़ा दिया डीजल का रेट। अब आप बताइए, पहले तो काम करना चाहिए मोदी सरकार को कि एमएसपी जो आगे आने वाली खरीफ के अक्टूबर के अंदर जो आएंगी क्रॉप, अब क्योंकि हमें जुताई करना है, अगर हम बात कर लें केवल धान की, गेहूं के बाद जुताई करना है, खेत जुताई करने के बाद उसमें जो कद्दू कहते हैं, जो पडलिंग होती है वो करनी है। धान लगने के बाद हार्वेस्टिंग होना है, थ्रेशर से होनी है। इन सब चीजों में डीजल लगता है। और आपको मालूम है गरीब आदमी किराए पे ट्रैक्टर लेता है, आपका अगर 15% बढ़ेगा डीजल का रेट तो 25% उसका किराया बढ़ जाएगा। आज जो 500 रुपए लेता है उसको 700 रुपए एक एकड़ का देना पड़ेगा किराया। तो हर चीज में आप गरीब आदमी को मारने की बात कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए जो आप दे रहे थे लोगों को, किसान को फूकी कौड़ी नहीं मिली है, और वो भी किसान पे आप और बोझ डालोगे तो आप क्या चाहते हो? किसान के बच्चे वैसे ही खेती नहीं कर रहे, तो आप क्या चाहते हो आज कि किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाए? पहले तो आपने बढ़ा दिया या नहीं बढ़ाया? जो इनका कहना है कि दिल्ली में इतना बड़ा वैट के कारण बढ़ा, अरे पूरे देश में क्या 1 रुपए 2 रुपए का आपने बिल्कुल सही का फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ गया है? और आप अगर बात करते हैं, ये आंकड़ों में जाने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो बड़ा सीधा है कि मई 2014 में $106 का बैरल था और 55 रुपए डीजल का रेट था। आज 40 रुपए से कम का बिक रहा है, $40 से कम का बिक रहा है बैरल, और रेट आपने कर दिया 45%, उससे भी ज्यादा। ये मत करो। अगर आपको किसान को मारना है अलग बात है, किसान देश को खिला रहा है। कोरोना में आगे लड़के साहस दिखाकर बाहर जाके अपनी जान जोखिम में देकर कर रहा है, और नतीजे में क्या मिल रहा है? बिल्कुल, कम से कम कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है भारत की, उसमें एक बहुत बड़ी एक कहा जाए कि उपलब्धि है कि हमारे पास अभी अनाज में हम आत्मनिर्भर हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सरकार की नियत सही हो तो हम बड़े पैमाने पर अभी भी लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। बड़ी उपलब्धि इस देश के किसानों की है। टिकेन सिंह जी, आप इस पूरे जो तेल का खेल है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि अभी उतनी तकलीफ नहीं है जितना कभी दूसरी सरकारों के दौर में होती रहती थी। तो सरकार का जो पूरा रवैया है, अभी तो अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि सरकार का कोई लेना देना नहीं, शायद आगे इस बात को कहें, क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो हम पहले अपनी मतलब भाषा में बोलते थे। जब ऐसे हमले में मैं 2012 का बीजेपी की स्टेटमेंट्स देख रहा था, कुठाराघात, जब 2012 में 7 रुपए बढ़ा था पेट्रोल, तब कुठाराघात है। लेकिन ये वाला जो कुठारा है, बेरहमी से कुठाराघात है। मतलब इससे ज्यादा बेरहमी नहीं हो सकती लोगों की जिंदगी पर, उनके लाइवलीहुड को लेकर, और खासकर जिस तरह से पिछले 18 दिनों में लगातार तेल की कीमत बढ़ाई है।
एक बात तो साफ ये हो गई है कि सरकार ये मतलब बहुत ही स्पष्ट, जो हम लोग अमूमन ये कहते थे, लोग शायद उसको उतना समझते नहीं थे या हम शायद सही ढंग से नहीं समझाते थे कि ये सरकार जो बहुत अमीर है उनको कॉर्पोरेट टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स ने कहा कि आप एक टैक्स लगाइए जो बहुत सुपर रिच है, उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई कर दी। उनको रिलीफ देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की मिडिल क्लास और गरीब और जैसा हमारे किसान नेता बोल रहे थे, उनकी जेब से पैसा निकालकर उनको और मुनाफा देंगे। ये बहुत साफ हो गया है। नहीं तो ये वो समय था जब थोड़ा पूरे दुनिया के अंदर साहब आप देखेंगे कि उनकी सरकारें जो मतलब अग्रिम पूंजीवाद की भी सरकारें हैं, वो उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दे रही हैं, कुछ बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं, वेज बिल दे रही हैं 70% 80%। हमारी सरकार जैसा बताया भी 20 लाख करोड़ की पाई तक नहीं लोगों तक पहुंची है। ऊपर से ये जो जिसमें मतलब लोगों को राहत दी जा सकती थी, जैसा आपने कहा, मैं अभी देख रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मतलब ये मुश्किल से $40 के आसपास ही बैरल की कीमत जा रही है। तो उस समय में ये लगातार पैसा बढ़ाने का मतलब ये है कि गरीब को और मिडिल क्लास की जेब से ज्यादा पैसा निकालो, उसको और संकुचित कर दो। लेकिन वो एक बात नहीं समझ रहे हैं कि उसकी भी क्षमता है। अगर वो तेल इस्तेमाल ही नहीं करेगा और अगर उसकी वैसे ही जो डिमांड कांस्टेंट है, उसकी क्षमता ही नहीं है वो तेल खरीदने की भी, तो अगर वो नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा जो ये पिटारा है ये पूरा फूट जाएगा। ये मतलब आप गाड़ी नहीं अगर चला पाएंगे लोग तो क्या करेंगे, आप खुद ही समझिए इस बात को। और तीसरी बात एक और है इसमें जो समझने की जरूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी डर भी रहे हैं, सहम भी रहे हैं, नहीं जाएंगे, ना बसेस में जा रहे हैं, ना मेट्रो शुरू हुई है, ना ट्रेन अभी शुरू हुई है। तो दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका रहना था वो प्राइवेट मतलब ट्रांसपोर्ट रहना था। और अभी साफ दिखा दिया कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के समय में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के इस समय एक अलग संवेदनशीलता की जरूरत थी। जैसा कि कहा गया कि जो एकदम अग्रिम मोर्चे के जो पूंजीवादी देशों के जो सिपाही हैं, देश हैं, वो भी इस समय लोगों को आर्थिक राहत इसलिए दे रहे हैं कि वो खर्च कर सके, और अगर खर्च करेंगे तो बाजार में मांग की एक तरह से मांग होगी, और मांग होगी तो फिर उत्पादन पर दबाव पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने पर, और मंदी से निकलने का एक ही रास्ता हो सकता है। प्रोफेसर वी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री। प्रोफेसर उपाध्याय, ऐसे वक्त में जब आपसे कई बार बात होती है और आप हमेशा ये बात कहते हैं कि बाजार में मांग बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सरकार मांग बढ़े न बढ़े दाम बढ़ा दे रही, क्योंकि तत्काल उसे पैसा मिल जा रहा है। और जैसा अभी टिकेन जी ने कहा कि लोग बाहर निकलना कम करेंगे या बंद करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका असर और चीज़ों को महंगा होने पे पड़ेगा, और फिर ये हमारी अर्थव्यवस्था के चक्के को जो अभी भी लगभग थमा हुआ है उसका जो ब्रेक है उसको और मजबूत करेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार को ये बातें समझ में नहीं आती हैं? ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। बहुत दिनों तक एक्चुअली हमारे यहाँ पर पेट्रोल के दाम थोड़े ज्यादा थे और डीजल का काफी कम होता था, काफी गैप होता था, 30-30 रुपए का गैप भी रहा है। उसका एक पर्पस था, उसका पर्पस ये था कि डीजल एक ऐसी चीज है जो फार्मर्स के काम आता है, सारे उनके इंप्लीमेंट चलते हैं, उनका सारा पंप वगैरह इरिगेशन के पंप जो भी है तो वो डीजल से चलते हैं। सारा जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट डीजल के व्हीकल से होता है, और किसी भी तरह प्रोडक्शन में फैक्ट्रीज में डीजल कम आता है। तो डीजल के दाम कम रखने का मतलब ये था कि हम जो आम आदमी से जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको थोड़ा सस्ता रखें। और पेट्रोल चूंकि कारों में ही ज्यादा लगता है तो वो एक मिडिल क्लास कंज्यूमर यूज करता है, तो इसलिए थोड़े से दाम वहां ज्यादा होते थे। तो अब ये बराबर हो गया। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो आम आदमी पर जो मार पड़ रही है तो वो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो फार्मिंग का मामला हो या ट्रांसपोर्टेशन का, किसी भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का या प्रोडक्शन का, फैक्ट्री रन करने का, तो वो सब महंगा हो जाएगा। तो उसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। और आज की जो परिस्थिति है उसमें हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए, खासतौर से इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली नहीं और भी नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रिग्रेसिव होते हैं, उनका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। लोग डिमांड, कैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पहले जब डीजल के दाम कम थे तो कार सेक्टर में भी प्रॉब्लम थी। कार सेक्टर में आपने ये इंडिकेशन दिया था भैया आप डीजल गाड़ी खरीदो, तो जो कार कंपनियां भी डीजल प्लांट लगाए,
पर अब वहां भी उनको भी सारा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अब डीजल की गाड़ी खरीदने का तो कोई मतलब बचा नहीं है। एक तो थोड़ा सा फायदा ये होता था कि डीजल सस्ता है इसलिए, बाकी चीजें महंगी होती है, डीजल की गाड़ी महंगी होती है, मेंटेनेंस महंगी होती है, तो आपने वो सेक्टर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि सरकार के पास टैक्स नहीं है, हम कल भी बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाए ऐसी स्थिति में, जबकि मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो आप प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो, डिमांड भी कम कर रहे हो, यानी आम आदमी पर बोझ लगातार बढ़ाया गया। और कम से कम कोई सरकार एक कल्याणकारी राज्य में उससे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि ऐसे समय जब लोग पैसे पैसे के मोहताज हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को हर तरफ से कटौती, उन्हें उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तब सरकार इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती चली जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मुद्दे के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो विपक्ष में थे तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर क्या क्या कहते थे। आज हम राजनीति में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अब पेट्रोल डीजल के दाम कितने ज्यादा इस देश के लिए असहनीय होते जा रहे हैं। डीजल ने इतिहास में पहली बार दाम के मामले में पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया है। आइए सुनते हैं जब नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे तो क्या कहते थे और उनके प्रवक्ता शहनवाज हुसैन क्या कहते थे। सुन लीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। तो आपने सुना कि किस तरीके से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को जनता पर बोझ और दिल्ली सरकार की नाकामी बताते थे। शहनवाज हुसैन वही तर्क दे रहे हैं जो आज बहुत लोग तर्क दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत कम हुई है तो फिर तेल के दाम क्यों बढ़े। हालांकि अब तो इतनी कम हो गई है उस समय की तुलना में कि आप दोनों की कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 गुने का फर्क है। $40 प्रति बैरल इस समय है, जबकि उस समय $130 के आसपास चीजें या पेट्रोल डीजल मिलता था, कच्चा तेल मिलता था। अशोक ठाकुर जी, आपने अगर सुना होगा अपने महत्वपूर्ण नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को, शहनवाज हुसैन जी को, तो अब जो तर्क आज आप दे रहे हैं और उस समय जो तर्क दिए जा रहे थे उसमें इतना बड़ा फर्क कैसे है कि आप विपक्ष में रहें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना जनता पर बोझ है, दिल्ली सरकार की नाकामी है, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आखिर राजनीति में ये कौन सा पाठ है जो आप लोग पढ़ के आते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं।
विपक्ष में रहते और पक्ष में रहते एकदम फर्क। मैं 3 बातें यहाँ पर जो है जिनका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे इसके लिए थोड़ा समय दें। पहला तो नरेंद्र मोदी सरकार का प्रथम कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा कार्यकाल हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेल की कीमतों को मनमोहन सरकार के कार्यकाल से नीचे रखने में सफलता प्राप्त करी। दूसरा जो है, अगर इन्फ्लेशन देखें आप तो इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। और तीसरा जो एमएसपी था, अगर आप 2013 के मुकाबले अब किसानों को जो एमएसपी हम दे रहे हैं, अगर उसकी बढ़ोतरी की तुलना करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वो बहुत साइजेबल अमाउंट जो है उनको एमएसपी में उनको जो है बढ़ाया गया है और लागत का जो 1.5 गुना स्वामीनाथन का है उसको भी स्वीकार करते हुए दिया है। चौथी जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज जो देश के अंदर परिस्थितियाँ हैं, तो देश की जनता ये उम्मीद करती है कि कोरोना के इस संकट काल में कहीं ना कहीं सरकार सुविधाओं का विस्तार करे, स्वास्थ्य सुविधाओं का। तो सरकार के ऊपर एक उसका दबाव भी है कि अधिक से अधिक सुविधाएं देनी है जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है, आज चीन के साथ जिस तरह की तनातनी चल रही है, तो देश ये चाहता है कि हम चीन का मुकाबला करें तो हमको कुछ रिजर्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इन दोनों असाधारण परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं तेल की कीमतों को जो है वो बढ़ाना पड़ा है। अशोक जी माफ करिएगा, लेकिन अशोक जी माफ करिएगा, अशोक जी आप जो तर्क दे रहे हैं कि चीन की परिस्थितियां, चीन से कम तेल नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको याद दिला दूं 2014 से 2016 के बीच 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, मत भूलिए इस बात को। और ये एक्साइज ड्यूटी सिर्फ केंद्र सरकार बढ़ाती है। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों 5 मई का मैंने जिक्र किया, 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो आप जो तर्क दे रहे हैं वो कहीं से समझ में नहीं आने वाले। आप बता रहे हैं कि किसी एक समय मनमोहन सरकार में इतना हो गया था तेल का दाम। आप आज जो स्थिति है उससे उसकी गंभीरता को आप बिल्कुल समझ नहीं रहे। आज उस समय से कम है, जबकि अगर आप वही मैं कह रहा हूं कि अभी पिछले 18 दिनों में जब कोरोना में लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, पिछले 18 दिनों में आपने लगातार बढ़ाया है, कीमत लगातार बढ़ाई है। पेट्रोल में 8.5 रुपए और डीजल में 10 रुपए 48 पैसे सिर्फ पिछले 18 दिन में बढ़े हैं। और आप याद दिला रहे हैं कि कभी मनमोहन सिंह के समय या देवगौड़ा के समय, नरसिंह राव के समय कभी कीमत क्या थी। आज इस तकलीफ को हमें इसलिए महसूस नहीं करना चाहिए। उसमें कीमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतिशत जो कीमत बढ़ने का प्रतिशत था उसकी बात कर रहा हूं। उसकी तुलना में मनमोहन सिंह के कार्यकाल से लेकर अब तक। अरे साहब, आप ये कहें कि चाकू अभी पसलियों के पार नहीं गया है, इसलिए आपका अपराध कम है। खैर, बहुत अच्छा, ये तर्क भी हमने सुनना ही था। बीएम सिंह साहब कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, कि आप जो है अभी तो उतनी तकलीफ नहीं दी गई है जितनी पिछले सरकार में कभी हुई थी, और ये सरकार तो एमएसपी में और तमाम किसानों की राहत में बहुत कुछ कर रही है, फिर आपको तकलीफ क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम डिबेट क्या कर रहे हैं। अगर बीजेपी के प्रवक्ता केवल मन बना के आए हैं कि मुझे डिफेंड करना है इनडिफेंसिबल को, तो बड़ी शर्म की बात है। आज ये मत सोचिए कि इलेक्शन जीत गया तो जो चाहे कर लोगे। लोगों को खाना है, लोगों को गेहूं चाहिए, लोगों को दाल चाहिए, लोगों को चावल चाहिए, वो किसान से आता है। और किसान को आप बर्बाद कर दोगे तो आप कुछ नहीं होने वाला। इकोनॉमी वैसे भी आपकी बिल्कुल खत्म हो रही है, और किसान के पास तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा वो खरीद पाएगा, डिमांड बढ़ा पाएगा। आप पूरा नष्ट कर रहे हो। आपने क्या किया, बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 रुपए 46 पैसे एक्साइज था 2014 में डीजल के ऊपर, आपने आज 31 रुपए 83 पैसे कर दिया है। कितना बड़े हो, कितने गुना बड़े हो भाई? 8 गुना बड़े हो। इसमें मनमोहन सिंह सरकार और देवगौड़ा सरकार के आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये बहुत स्पष्ट चीज है कि आपने जो है जो काम किया है बिना सोचे समझे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है। आपने जो कहा एमएसपी के बारे में, 1.5 गुना एमएसपी दे दिया आपने इस बारी। अरे धान में केवल 53 रुपए बढ़े हैं, 53 रुपए। और 53 रुपए जो है ना, एक जुताई में आपने डीजल तो बढ़ाया, एक सिंगल एकड़ की एक जुताई में वो 53 रुपए लग जाएंगे। आज की तारीख में हम जो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए स्वामीनाथन का, उसकी बात ही नहीं करते आप बात करते हो A2FL जो मनमोहन सिंह दे गए थे 2008-2009 में। तो इसलिए इन चीजों के अंदर आप बहसबाजी मत करिए। केवल आपको चाहिए कि आज रेट बढ़ा है, एमएसपी आपने
पुराने डीजल के रेट पे आपने तय किया है, क्योंकि उस समय डीजल बढ़ा नहीं था। आपको एमएसपी की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। इसको हमें पहले भी हुआ है, रिवाइज एमएसपी निकली है, अब भी रिवाइज एमएसपी करिए और आगे बढ़ाने का काम मत करिए। और अगर $40 का हो गया है बैरल, ठीक है, तो आप इसको आधा कर सकते हो। मैं आपको बता दूं फिर से, सन 80 में मैंने खेती उस समय जल्दी चालू कर दी थी। सन 80 के अंदर डीजल जो मिलता था वो आप सब्सिडाइज रेट पे किसानों को मिलता था, राशन कार्ड पे मिलता था। अरे वही कर दो, मर्सिडीज वालों को आप डीजल दे दोगे सस्ता और किसान को दोगे महंगा। और वहीं पर आप देख लीजिए, आज जो जहाज का जो ईंधन है, इसका जवाब क्या है आपके पास? जो जहाज का ईंधन है उसका 22 रुपए रेट था, अभी बढ़ा के आपने 33 रुपए किया, 1 महीना पहले 33 रुपए लीटर। और किसान के लिए आप बढ़ाए जाओ 80 रुपए लीटर। जहाज में घूमने वालों को सस्ता तेल, उनकी भरपाई हम करें। बिल्कुल काफी प्राथमिकताओं का ही मसला है जी। और पूछ लेते हैं वीएम सिंह साहब, और पूछ लेते हैं टिकेन सिंह जी हमारे साथ हैं। टिकेन सिंह जी, जो पूरी बात वीएम सिंह कह रहे हैं कि ये पूरी प्राथमिकताओं का प्रश्न है कि हवाई जहाज चलाने में जो ईंधन की कीमत है उससे कई गुना आप ट्रैक्टर चलाने वालों से वसूल रहे और बिना इस बात की परवाह किए कि इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। टिकेन सिंह जी, टिकेन सिंह जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है जी। टिकेन सिंह जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या अब सरकारों के सामने एक जो उन्होंने बाजार का दर्शन दे दिया है कि बाजार सब कुछ तय करता है और खास तौर पर तेल के दाम पूरी तरीके से अब ये कंपनियों के ऊपर हैं, तो क्या अगर बाजार का हाथी अवाम को रौंदने लगे तो सरकार को चुपचाप बैठकर देखना होगा, क्योंकि उसने कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया है। और वैसे ये कंपनियां दाम तब क्यों नहीं बढ़ाती जब चुनाव करीब होता है? नहीं, जैसे हम पहले भी इस चैनल पर बात कर चुके हैं, अभी जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। ड्यूटीज का, एक्साइज ड्यूटीज का, वेट का, इनका बहुत बड़ा पोर्शन। 70% एक्चुअली जो हम दाम दे रहे हैं चीजों के, वो टैक्सेज हैं। तो ठीक है, कंपनियां भी थोड़ा मुनाफा कमा रही हैं, वो एक अलग बात है, पर ज्यादातर जो भी बढ़ोतरी हो रही है वो सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार के पास टैक्स के और सोर्सेज नहीं है, वो यही सोर्स से ढूंढ रही है। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि उनको ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, वेल्थ टैक्स लगाने की थोड़ी सी बात होनी चाहिए, या कॉर्पोरेट को जो बेनिफिट्स दिए थे उसकी क्या जरूरत थी। तो इस तरह से, या आरबीआई से पैसा लेना चाहिए जिसको हम प्रिंटिंग ऑफ मनी कहते हैं, तो वो दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। टैक्स लोगों पे आज की हालात में टैक्स लगाकर, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी खास तौर पर जिसका सीधा असर लोगों की चीजों के दामों पर पड़ता है, तो वो तो एक बहुत ही गलत तरीका है और उल्टा उससे ज्यादा नुकसान हमारे लिए। बिल्कुल, और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए कि लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत दी जाए और तुरंत दी जाए। आप सबने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत धन्यवाद। राजनीति में आज बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।